हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम आ चुके हैं कक्षा 9 का फिजिक्स लेकर के चैप्टर 4 जो कि प्लवन है, यानी चैप्टर 4 जो कि फ्लोटेशन है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यह भी गुरुत्वाकर्षण का ही भाग होता है, यानी इसमें अब क्या होता है कि जो हमारे गैस या तरल पदार्थ होते हैं उन पे किस प्रकार का बल लगाने पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्रणोद तथा दाब। क्या पढ़ेंगे? प्रणोद तथा दाब। इन्हें इंग्लिश बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट एंड प्रेशर। यानी तरल पदार्थों के दाब या उनके बल को जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये प्रणोद और बल को जान लेना अति आवश्यक है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि सबके घरों में सब्जियां या तो फिर फल को काटे जाते हैं, तो उसको काटने के लिए एक धारदार औजार जिसे कहते हैं चाकू, यानी चाकू का उपयोग होता है। और वो चाकू क्या करता है? फल या सब्जियों को बहुत ही आसानी से काट देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो धारदार ब्लेड होता है, नुकीला होता है पत्ती, वो बहुत क्या होता है? धारदार होता है। यानी कहने का मतलब उसका जो क्षेत्रफल होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही पतला होता है। इस वजह से वह आसानी से फल को काट देता है। या एक और अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग अक्सर देखते हैं कि रेगिस्तान में हम जो इंसान हैं वह बालू पर, रेगिस्तान में पूरा बालू होता है, तो बालू पर चलने में हमें बड़ा परेशानी होता है, दौड़ने में बड़ा दिक्कत होता है, हम नहीं दौड़ पाते या चल पाते। परंतु वहीं अगर ऊँट को देखा जाए तो ऊँट क्या करते हैं? बहुत ही तेज दौड़ते हैं और उन्हें को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो इसका कुछ न कुछ कारण होगा, उन्हीं कारणों को हम लोग देखेंगे। यानी अगर हम कहना चाहें कि प्रणोद हमारा, तो हम लोग कहेंगे कि किसी वस्तु, यानी कोई वस्तु है, उसके क्षेत्रफल के लंबवत कोई बल कार्य कर रहा है तो वह बल क्या कहलाएगा? प्रणोद कहलाएगा। यानी किसी वस्तु के क्षेत्रफल के लंबवत कार्यरत बल को ही प्रणोद कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले हम लोग प्रणोद लिख लेते हैं। प्रणोद का परिभाषा देख लेते हैं। यानी कहेंगे किसी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल के लंबवत, किसी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यानी प्रणोद क्या होता है? अब किसी भी सतह, अब सतह का क्षेत्रफल होगा, अब उस पर यदि कोई बल कार्य कर रहा है तो उस बल को ही क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कि ये प्रणोद जो होता है उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वो सतह जैसा होगा, सतह का क्षेत्रफल जैसा होगा, उस प्रकार का प्रणोद हमारा कार्य करेगा। तो लिखेंगे किसी पृष्ठ पर लगने वाले, किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद, किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अर्थात हम कहेंगे कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल अधिक है तो उस पर बल लगाने पर प्रणोद अधिक कार्य करेगा, और क्षेत्रफल कम है तो उस पर प्रणोद कम कार्य करेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। और हम यहाँ पर इसका लिख लें कि मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रणोद
का SI मात्रक कहा है कि किसी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? बल को। तो बल का मात्रक जैसे न्यूटन होता है वैसे ही कहेंगे प्रणोद का मात्रक भी। प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन होता है। प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन होता है। और ये भी बल जैसे सदिश राशि है तो प्रणोद भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि। क्या हो जाएगा? तथा यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यानी ये रहा प्रणोद का परिभाषा। किसी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। और प्रणोद का निर्भरता देख लेते हैं तो किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रणोद उतना अधिक कार्य करेगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रणोद उतना ही कम कार्य करेगा। तो प्रणोद का SI मात्रक कह सकते हैं न्यूटन होता है क्योंकि ये बल ही होता है तथा यह एक सदिश राशि है। अब हम दाब को देख लेते हैं। अब दाब देख लेते हैं हम लोग। दाब का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो दाब को कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्या कहेंगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल या प्रणोद कहते हैं। लगने वाले क्या कहेंगे? लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात दाब बराबर प्रणोद बटा के क्षेत्रफल। प्रणोद बटा के क्षेत्रफल। अब दाब क्या होता है? प्रेशर होता है, तो इसे क्या कहते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रेशर होता है उसे P से, तो हम क्या लिख सकते हैं? या करके P बराबर प्रणोद को, अब बल है तो बल को हम F दिखाते हैं, F बटा के A, क्षेत्रफल एरिया होता है। क्या होता है? दाब P हो गया, प्रणोद हमारा F यानी ये बल ही है तो फोर्स हो गया F, और हमारा A यानी एरिया क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और इसका अगर हम बात करें कि मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक यानी दाब का मात्रक, इसका मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यह क्या है? यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अच्छा, ये पास्कल शब्द कहाँ से आया है? यानी इसकी गणना सर्वप्रथम ब्लेस पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उनके नाम के सम्मान में इन्हें पास्कल भी कहते हैं। इसका यूनिट क्या बोलते हैं? ये SI मात्रक होता है। इसका SI मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर के पावर -2। और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं होता। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। यानी पास्कल किसके बराबर है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, और प्रणोद और क्षेत्रफल के बीच में संबंध को कहने के लिए अगर परिभाषित करना हो हमें सूत्र के अनुसार, यानी इस सूत्र से हमें परिभाषा देना हो, तो कह सकते हैं कि जो दाब हमारा होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? जो दाब हमारा P प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी एरिया यदि अधिक है, हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बहुत अधिक है तो दाब बहुत ही कम होगा। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब कम हो जाता है और क्षेत्रफल घटाने पर दाब
अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है। जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो हमें दिख रहा है कि ये ऊपर का नुकीला भाग जिसका एरिया बहुत ही कम है और ये इसका पीछे वाला भाग जो है एरिया बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसे कहीं पर भी अगर बल लगाकर धंसाया जाए तो ये नुकीला भाग ज़्यादा धंसेगा और ये पीछे वाला भाग कम धंसेगा। जैसे अगर हम कह दें कि दीवार में कहीं पर कील को क्या करना है, कहीं पर कील को अंदर धंसाना है दीवार में, तो क्या करते हैं उसका जो नुकीला वाला भाग है उसको दीवार के साइड और जो उसका ज़्यादा एरिया वाला भाग है उसको हथौड़ी उस पर पीटते हैं। तो हथौड़े हैमर से जब प्रहार करते हैं, पीटते हैं, तो बल लगने यानी दाब लगने से जो नुकीला भाग है वह दीवार में धंसने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि कम एरिया पर ज़्यादा दाब लग रहा है, कम वाला जो एरिया है उस पर ज़्यादा दाब कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि दाब एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दाब जितना कम होगा उतना ही एरिया अधिक होगा, या कह सकते हैं एरिया जितना अधिक होगा उतना ही दाब कम होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रतिरोध और दाब। ठीक है, अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे ढंग से इस सूत्र पे आ जाएगा समझ में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रखा है, जैसे अगर बात करें, बोला गया कि यदि 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, यदि 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कह सकते हैं कि क्षेत्रफल वाली एक वस्तु 200 न्यूटन का बल आरोपित करती है, या एक वस्तु पर 200 न्यूटन का बल आरोपित 4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वस्तु 200 न्यूटन का बल आरोपित करती है तो उस पर उत्पन्न दाब की गणना कीजिए, उस पर उत्पन्न दाब की गणना कीजिए। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, यानी यहाँ बोला है कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, क्षेत्रफल को कैपिटल ए से दिखाते हैं 4 मीटर स्क्वायर, और वस्तु पर कितना बल लग रहा है 200 न्यूटन का, तो बल को एफ से दिखाते हैं, यानी हमारा प्रतिरोध कितना हो गया 200 न्यूटन हो गया। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रेशर यानी कि दाब हमसे पूछ रहा है। तो अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारे पास है दाब P बराबर बल F या प्रतिरोध F बटा के क्षेत्रफल A होता है, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा 200 और बटे के 4, अगर इसका 4 का भाग देना चाहेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा दाब P बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस सूत्र पे। इसके बाद अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा तरलों में दाब। हमें दाब और प्रतिरोध यानी बल हमें पता चल गया। अब हमने कहा था जैसे प्लवन चैप्टर के हिसाब से हमें तरल यानी जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनमें हमें दाब को पढ़ना है, उनमें किस प्रकार से दाब होता है उन्हें देखना है। ठीक है, तो अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा तरलों में दाब, यानी प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक, जो हमारे लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं, उनमें किस प्रकार से दाब होता है उन्हें पढ़ना है कि क्या उन पे दाब का प्रभाव पड़ता है। यानी पहले क्वेश्चन बन के आता है कि तरल जो होते हैं, तरल पदार्थ किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि यानी वे पदार्थ जिन पे बल लगाने पर वह बहते हैं या प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं वे
पदार्थ जिस पर बल या दाब कह सकते हैं, बल लगाने पर वह बहते हैं, क्या होते हैं, बहते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिस पर बल लगाने पर वह बहते हैं तरल पदार्थ कहलाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। यानी जो भी पदार्थ बल के कारण क्या होता है, बहता है, यानी और ये तरल जो पदार्थ होते हैं वह द्रव तथा गैस दोनों के मिश्रण, यानी जितने भी द्रव पदार्थ या गैस पदार्थ है सभी किस में आते हैं, जो हमारे द्रव होते हैं वो तो है ही, और जो हमारे गैस होते हैं तो गैस के भी अणु क्या होते हैं, इतना तेज वो हमेशा क्या होते हैं, जिग जैग क्रिया करते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े दिशा में हमेशा गति करते रहते हैं। उनके जो अणु हैं वो क्या होते हैं, अस्थिर, यानी बहुत ही तीव्र अवस्था से गतिशील होते हैं, इसलिए उनको भी कहते हैं कि वो हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं। तो जितने भी द्रव होते हैं वो तो होते ही हैं तरल, लेकिन उनके साथ जितने गैस होते हैं वो भी क्या होते हैं, तरल में ही आते हैं। तो हम लिख सकते हैं द्रवों तथा गैसों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, द्रवों तथा गैसों का सम्मिलित रूप ही तरल कहलाता है। क्या कहलाता है, तरल पदार्थ कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये ठोस में नहीं होते हैं, तो ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही अधिक अंतरा अणुक बलों के वजह से क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं और स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, एकदम पास पास भी होते हैं वो और स्थायी होते हैं, उनमें कोई गति नहीं होता, इसलिए वो तरल की जैसे या तरल पदार्थ के जैसे बहते नहीं हैं, वह कहीं पर रखने पर एक जगह अपना स्थान घेर के पड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए उनमें जो होता है कि प्रवाह या कह सकते हैं वो बहते नहीं हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ठोस पदार्थ कहीं पर रखने पर बल लगाता है, ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, तरल पदार्थ भी कहीं रखने पर, किसी बर्तन में रखने पर बल लगाता है। अगर हम बात करें कि एक बर्तन हमने ले लिया है, ये हमने एक बर्तन ले रखा है, ठीक है, अब इसमें हम कुछ तरल पदार्थ भर देते हैं। क्या करते हैं, कुछ तरल पदार्थ को इनमें भर देते हैं, रख देते हैं, तो इनमें प्रत्येक बिंदु पर जो भी कण होंगे वह नीचे इनके आधार पर और इनके दोनों दिशाओं में जो दीवारें हैं, इनकी जो दीवारें हैं इन पे भी क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। क्या करेंगे, बल आरोपित करेंगे। नीचे के इनके पेंदी में भी, आधार पर भी, और इनके जो दीवार हैं इन पर भी क्या करेंगे, बल लगाएंगे। हालांकि ये ऊपर भी लगाएंगे, लेकिन ऊपर खुला सिरा है, ऊपर खुला सिरा है, इसलिए इनका प्रभाव ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता है। अब क्या है, इनके दोनों तरफ दीवारों पर भी बल लगेगा और नीचे, लेकिन ज़्यादा अधिक मात्रा में नीचे इनके आधार यानी दीवारों पर ही बल कार्य करता है। ठीक है, वह नीचे ही, यानी वो क्या होते हैं, क्योंकि हमारा भार जो नीचे होता है वो mg होता है, भार mg होता है, इस वजह से ज़्यादा इनका जो वेट होता है वो आधार पर ही होता है और थोड़ा बहुत इनके फिर क्या होते हैं, साइड के दीवारों पर होते हैं। ठीक है, तो हम ये इनको देख करके कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि ठोस की भांति तरल में भी, ठोस की भांति तरल पदार्थ में भी, ऐसे लिख लेंगे, तरल पदार्थ में भी भार होता है। ठोस की भांति तरल पदार्थ में भी क्या होता है, भार होता है। इन्हें लिखेंगे, और इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है
ये उसका आकार या आकृति ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो द्रव या गैस होते हैं उनका क्या होता है, आयतन निश्चित नहीं होता। ठोस का तो आयतन निश्चित होता है, परंतु द्रव तथा गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इसलिए अब आकार और आकृति क्या कर लेंगे, यह बदल देते हैं अपना। जिस बर्तन में अगर हम किसी गिलास में पानी भरते हैं, किसी गिलास में पानी भर रहे हैं, तो वह गिलास का शेप यानी उसका वॉल्यूम बताने लगेंगे, गिलास का जैसा आकार आकृति होगा। अगर उसे हम किसी बड़े से छिछले कटोरे में अगर भर पलट दें उसको, तो उस कटोरे का शेप ले लेता है। अगर हम किसी बोतल में पानी भर दें तो उस बोतल का शेप ले लेता है। अगर किसी बाल्टी में पानी भर दे उसी पानी को, तो क्या करता है, उसका शेप यानी आकार ले लेता है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं, यह जिस बर्तन में भरते हैं उस बर्तन का आकार या आकृति ले लेते हैं। और इनमें भी क्या होता है, भार होता है। भार तो भाई ठोस, गैस, द्रव सभी में होता है। ठीक है, और इसलिए ठोस की भांति इनमें भी कहेंगे कि तरल पदार्थ में भी क्या होता है, भार होता है। ठीक है, अब इतना तो हो गया। इसके बाद अब हम इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो अब तरल पदार्थ होते हैं उसमें कुछ वस्तुएं, हमारे कुछ जो भौतिक प्राकृतिक वस्तुएं हैं वह कुछ तैरती हैं, कुछ डूब जाती हैं। ठीक है, और कुछ डूब के तैरती हैं। तो उनका कारण क्या है, वैसा होने का वजह क्या है उनका, उसको भी देख लेते हैं। यानी उनमें कोई ना कोई दूसरा बल एक कार्यरत होगा, इस वजह से कुछ वस्तुएं तैरती हैं। जैसे अगर हम पानी में कह दें, पानी में लकड़ी रखने पर या लकड़ी को फेंकने पर वह तैरता है। अगर हम कोई भी लकड़ी फेंक दें पानी के ऊपर, जल के ऊपर, तो वह तैरता रहता है। तो उसका कारण क्या है, तो उसे भी देख लेते हैं। यानी उससे हम बोलेंगे उस पर एक बल कार्य करता है जो कि पानी द्वारा लकड़ी पर लगाया जाता है। जो वस्तु तैरती है और जिस तरल पदार्थ में तैरती है, तो तरल पदार्थ द्वारा उस वस्तु पे बल लगाया जाता है ऊपर की ओर, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन। तो ये उत्प्लावकता हम लोग हेडिंग पहले लिख लेंगे, उत्प्लावकता। उत्प्लावकता को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, बॉयंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्प्लावकता। यानी उत्प्लावकता होता क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे तरल पदार्थ हैं, या कह सकते हैं कि जो तरल पदार्थ हैं उनमें जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं या फेंकते हैं कह सकते हैं, या कह सकते हैं डुबोते हैं। क्या कहेंगे, डुबोते हैं। तो लिखेंगे जब किसी वस्तु को, क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। उस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जो ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन, क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तथा इसके इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है
तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, यानी उस पर एक बल कार्य करता है जो क्या कहलाता है उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? उत्प्लावन बल कहलाता है। और इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में अगर समझें तो देखते हैं कि जैसे अगर हम कोई खाली बॉटल ले लें और उसके ढक्कन को भी बंद कर दें और उसमें अब वायु भरा रहेगा, क्योंकि अब खाली बोतल है, कुछ नहीं तो कुछ न कुछ उसमें भर जाएगा। क्या भर जाएगा? वायु भर जाएगा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में हर जगह वायु विद्यमान है, हर खाली जगह में वायु भरा हुआ है, तो उसमें वायु अपने आप, या अगर नहीं है तो उसमें वायु भर लेते हैं और ढक्कन को पैक करके अब उसे जल में भरी एक बाल्टी पानी ले लेते हैं, उसमें उस बॉटल को क्या करते हैं? डुबोते हैं। तो हम देखते हैं कि उसको डुबोने के लिए बहुत ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ता है। पहले थोड़ा डुबोते थोड़ा डूब जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो उस पर ज़्यादा बल लगाना यानी ताकत लगाना पड़ेगा, तब वह जाकर के डूबेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर जैसे ही उसे छोड़ते हैं वह तुरंत फिर से ऊपर आ जाता है। तो वह किस कारण से आता है? इसी उत्प्लावन बल के कारण से आता है। यानी वो जो पानी है, वो जो जल है, वह क्या करता है? निरंतर उस बल पे क्या करता है? उत्प्लावन बल लगाया रहता है। उस बोतल पे क्या करता है? निरंतर उत्प्लावन बल लगाया रहता है। और जैसे ही हम बाह्य बल यानी अपना हाथ हटाते हैं, बाह्य बल का मान 0 होता है, वैसे ही उत्प्लावन बल का मान मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है? उत्प्लावन बल क्या करता है? किसी भी वस्तु को क्या करता है? ऊपर की ओर ढकेलता है। द्रव में डुबोने पर उस वस्तु को ऊपर की ओर बनाए रखता है, तैराए रखता है। तो उसका कारण क्या है? उत्प्लावन बल है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि उत्प्लावन बल का जो है कुछ न कुछ कारक होगा, कोई न कोई इनका कारक होगा जिस पे निर्भर करते होंगे, तो उन्हें भी देख लेते हैं। कि यह किन किन कारकों पे निर्भर होता है उत्प्लावन बल हमारा, या उत्प्लावकता कह सकते हैं। यानी लिखेंगे कि उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्लावन बल को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तरल का घनत्व लिखेंगे, पहला नंबर है तरल का घनत्व लिख देंगे। ठीक है? अब ये तरल का घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। यानी अगर किसी पदार्थ का, अगर कोई वस्तु को हम अगर तरल में डुबो रहे हैं, किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? तरल में डुबो रहे हैं, और तरल में वह डूब नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है? तैर रहा है, तो कहेंगे कि उस वस्तु का घनत्व क्या है? तरल के घनत्व से कम है। यानी अगर पहले अवस्था में, अगर हम पहले केस में बात करें कि जैसे हमने एक बर्तन ले लिया, अब इसमें तरल को भर दिया, अब इसमें कोई भी एक हम वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं, क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, वह आकर के इसमें डूब जाता है, इसके पेंदी में आकर के क्या हो जाता है? डूब जाता है। तो यानी हम कह रहे हैं कि इस लिक्विड, यानी ये जो द्रव भरा गया है, ये जो द्रव भरा गया और ये जो वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु का इससे द्रव से क्या है? घनत्व ज़्यादा है। ठीक है? तो यानी वस्तु का जो घनत्व है वह क्या है? द्रव से ज़्यादा है, तभी तो वस्तु डूब गई। अगर फिर दूसरे केस में कहें कि वस्तु क्या है? डूब के तैर रहा है। क्या है? डूब के तैर रहा है, जल के सतह से डूब के तैर रहा है, यानी पहला जो ऊपरी सतह है उसके अंदर डूब के तैर रहा है। तो कहेंगे ये दोनों क्या हैं? यानी द्रव बराबर होंगे वस्तु, यानी जो द्रव का घनत्व है और जो वस्तु का घनत्व है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तब वस्तु डूबकर तैरेगा। और तीसरे केस में क्या कहते हैं कि वस्तु क्या है? जल के ऊपर, सतह के ऊपर तैरेगा। जब जल के सतह क्या होगा? ऊपर तैरेगा, तो हम कहेंगे कि क्या है? द्रव का घनत्व जो है वस्तु से क्या है? अधिक है, यानी वस्तु का घनत्व द्रव से अब कम है, ऐसे कह सकते हैं। जब वस्तु का घनत्व, वस्तु का क्या होगा? इधर से ये सब घनत्व है ना, ठीक है? क्या कहेंगे हम लोग?
घनत्व कहेंगे। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तब वस्तु सतह के ऊपर यानी द्रव के सतह के ऊपर तैरेगा, और दोनों का जब बराबर होगा तब सतह से डूब के तैरेगा, और जब वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक होगा तब वस्तु पूरा का पूरा डूब जाएगा, यानी जितना द्रव होगा उसके जाकर एकदम पेंदी में बैठ जाएगा, तब वस्तु नहीं तैरेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन होते हैं हमारे पास। इन्हीं तीनों कंडीशन को हमें इसमें देखना है कि तरल का घनत्व, जो घनत्व इस पे क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। यानी लिखेंगे हम लोग कि उच्च घनत्व, क्या लिखेंगे, उच्च घनत्व, उच्च घनत्व वाला द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में, उच्च घनत्व वाला द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में अत्यधिक उत्प्लावन बल लगाता है। क्या करता है, लगाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक ले लेते हैं साधारण जल, क्या ले लेते हैं, साधारण जल, और दूसरा ले लेते हैं समुद्री जल। क्या ले लेते हैं, समुद्री जल। साधारण जल को H2O बोलते हैं और समुद्री जल क्या बोलते हैं, D2O, यानी एक कठोर जल होता है। क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको खारा जल या समुद्री जल या कठोर जल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके डेंसिटी यानी घनत्व की, तो जो समुद्री जल होता है इनका क्या होगा, घनत्व अधिक होगा यानी उच्च होगा। तो कहा गया है कि जो उच्च घनत्व होगा यानी इनका घनत्व क्या होगा, उच्च घनत्व होगा। इनका घनत्व क्या होगा भैया, उच्च होगा, और इनका क्या होगा, निम्न हो घनत्व। ठीक है, इनका घनत्व क्या है, निम्न है। तो जिसका घनत्व उच्च होगा वही ज़्यादा उत्प्लावक बल लगाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस जल में कोई भी वस्तु, अधिक घनत्व वाली वस्तु भी आसानी से तैर सकती है। अगर हम कह दें कि अगर किसी इंसान को साधारण जल में तैराया जाए तो उसके अपेक्षाकृत समुद्री जल में वह ज़्यादा तेज तैरेगा या ज़्यादा दूरी तक तैरेगा, क्योंकि उस पर उसका भार बहुत ही हल्का महसूस होगा। क्या होगा, बहुत ही हल्का महसूस होगा और बहुत तेज वह तैरेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर उत्प्लावक बल जो है, उत्प्लावन बल जो है वो किस पे अधिक होगा, समुद्री जल पे अधिक होगा, और इन पे क्या होगा, निम्न होगा, इन पे कम होगा। यानी जिसका घनत्व उच्च होगा उस पे उत्प्लावन बल अधिक कार्य करेगा, और जिसका क्या होगा, घनत्व निम्न होगा वह क्या करेगा, उस पे उत्प्लावक बल कम कार्य करेगा। तो जितना अधिक उत्प्लावक बल कार्य करेगा जिस वस्तु पर, उतना ही वस्तु ज़्यादा तैरेगी। क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, आयतन की बात कर लेते हैं। यानी लिखेंगे जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन। क्या लिखेंगे, जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन। जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन देख लेते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने पीछे बताया कि जो द्रव होता है उसका आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, वह आयतन चेंज कर सकता है। अगर हम एक गिलास जल लेते हैं, उसको जब गिलास में रखें तो वो गिलास का आयतन ले रखा है शेप, और उसको बोतल में पलटते हैं, चेंज करते हैं तो वो बोतल का शेप ले लेता है। उसे अगर हम किसी छिछले कटोरे में पलटते हैं तो वह उस कटोरे का शेप ले लेता है। यानी अपना जो आयतन है वह परिवर्तित करता रहता है। क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावक बल का मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। क्या लिखेंगे, किसी भी
वस्तु पर किसी भी वस्तु पर उत्प्लावक बल का मान, किसी भी वस्तु पर उत्प्लावक बल का मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल वस्तु के डूबे हुए जल के आयतन पर निर्भर करता है। यह केवल वस्तु के जल में डूबे हुए आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी अगर आयतन भी बदल रहा है तो वह वस्तु कोई भी, अगर हम कह दें कि एक गिलास पानी लेकर के उसमें कोई गेंद, अगर छोटा सा रबड़ का गेंद हम डालते हैं तो वो तैरता है। ठीक है, अब उसी को एकदम फैला दिया जाए, एकदम पतला, इतना ऊंचाई तक बस जल हो जाए कि गेंद पूरा डूबे ही ना उसमें, तो क्या होगा, गेंद तो तैरेगा नहीं। अब गेंद उसमें डूबा हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा, डूबा हुआ। तो उसके आयतन बदलने पर उसका क्रियाकलाप जो होगा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कहा गया किसी भी वस्तु पर उत्प्लावक बल का मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि किस पे बल कार्य करता है, उसके आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके आयतन पे। क्यों? क्योंकि अगर आयतन क्या है, आयतन अगर बदल रहा है तो उत्प्लावन बल का भी मान क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, उत्प्लावन बल का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द ही अगला टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।